हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अभी शायद कुछ दिनों पहले ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की होगी और शायद कुछ लोग ऐसे हों जो कुछ समय से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब आप लोगों ने इस तैयारी को शुरू किया होगा या शुरू करेंगे तो उस समय एनसीईआरटी ये शब्द बार बार आपको सुनने के लिए मिलेगा। जो लोग इस तैयारी को शुरू कर चुके हैं, आप लोगों ने ज़रूर ये सुना होगा कि एनसीईआरटी इज़ द फाउंडेशन, एनसीईआरटी इज़ द बेस, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिना एनसीईआरटी पढ़े ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। और भी ऐसी तमाम बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। आप लोगों के शायद कुछ दोस्तों ने आप लोगों को सलाह दी होगी कि सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। हो सकता है आपके कोई स्कूल या कॉलेज के किसी टीचर ने आपको बोला होगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना। यूट्यूब चैनल्स पर भी आपने देखा होगा वीडियोस में कि एनसीईआरटीज़ की बात कही जाती है। इवन कोचिंग अकेडमीज़ भी अपने नोट्स तो पब्लिश करती हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहती हैं कि एक बार एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। ये बात तो ठीक है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, और क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हम बात करेंगे। क्या आप लोगों ने पलट कर उनमें से किसी से भी ये कभी सवाल पूछा है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है? एग्जाम्पल, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सुना हुआ है, और अब तो इस किताब को इतना ज़्यादा लोगों ने सुन लिया है कि वो बोलते हैं कि पॉलिटी में एनसीईआरटी की क्या ज़रूरत है, लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशिएंट। एनीवेज, आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। हिस्ट्री की मैं बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, इवन हिस्ट्री में भी आप लोगों को रेफरेंस बुक्स मार्केट में मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए बिपिन चंद्रा की एक बुक है। ज्योग्राफी की भी माजिद हुसैन नाम की एक बुक आती है, काफ़ी पॉपुलर है। इकोनॉमिक्स की भी कई बुक्स आती हैं, संजीव वर्मा भी एक बुक आती है, रमेश सिंह भी बुक आती है। तो इतने अच्छे अच्छे लेखकों ने, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स ने जब इतनी शानदार रेफरेंस बुक्स बना दी है, फिर कोचिंग वाले भी अपने मटेरियल बेचते हैं, यूट्यूब पे भी लोग वीडियोस बनाते हैं, तो फिर ये एनसीईआरटी की ज़रूरत क्या है? क्या एनसीईआरटी हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं? तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। सो कमिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट, वाई वी शुड रीड एनसीईआरटी। सबसे पहले तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि किन किन लोगों को एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, यहां तक कि स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, या फिर आपको सोशल साइंस में दिलचस्पी है जानने की कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारे भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं। आए दिन हम साइक्लोन के बारे में आजकल न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, तो ये साइक्लोन, चक्रवात, ये आता कैसे है, या फिर आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन समझना है। इन सब चीज़ों के लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर उसी बात पर मैं दोबारा आ रहा हूँ, वो ये कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाए। एनसीईआरटी की किताब आपको ज्ञान दे या ना दे, वेदर दी एनसीईआरटी बुक्स विल गिव यू दी नॉलेज और नॉट, दैट इज सेकेंडरी। एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ना सिखाती है। वो आपको ये सिखाती है कि कैसे सोचना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है। मैंने अपने हिस्ट्री के सबसे पहले वीडियो में ये बात कही थी कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखना चाहिए, और जब हम भूगोल पढ़ें तो उसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए। दैट मीन्स हिस्ट्री शुड बी रेड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी शुड बी रेड हिस्टोरिकली। अब ये यूपीएससी का जो एग्जाम है, अगर आप लोगों ने इसके मेंस के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखें। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने साथ आप सिलेबस रखें, उस सिलेबस को अच्छे से समझें, और उसके बाद पिछले 4-5 साल के आप प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो ये पढ़ रहे थे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था,
लेकिन यूपीएससी तो ऐसे सवाल पूछते ही नहीं। हो सकता है वो आपसे ये पूछे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस तरह से डिसाइसिव था कि जो मुगल्स थे उनका साम्राज्य हमारे देश में स्थापित हो गया। होप दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। ये जो एनसीईआरटी की किताब है, ये एक तरह से एक बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से लिखी गई है। इट इज रिटन इन अ वेरी ल्यूसिड एंड इंटरैक्टिव वे, इसलिए ताकि जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी से बातें कर रहे हैं। और इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपके मन में कई सवाल आएंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे होता। उनके काफी हद तक जवाब आपको उस किताब में मिल जाएंगे। अगर आप चाहे हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे इकोनॉमी की, चाहे पॉलिटी की, रेफरेंस बुक्स तो शायद पढ़नी पड़ेंगी आपको, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है। अगर आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतिहास का असली मतलब क्या है। जब आप पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको सच में पॉलिटिक्स समझ में आएगी, ये पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली में क्या है, ये ज्योग्राफी क्या है, ये इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। और कई लोग बात करते हैं कि जब हम मेंस में आंसर लिखते हैं तो हमारे आंसर से एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव होने चाहिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो इन डेप्थ हमारी जो सोच जो डेवलप होती है, वो तब डेवलप होगी या तो हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमारी सोच को उस स्तर तक ले जाए, और आजकल ऐसे गुरु बहुत कम हैं। तो ऐसे समय में ये किताब एक बहुत अच्छे गुरु के रूप में हमारे सामने आती है। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, एनसीईआरटीज पढ़कर शायद सिर्फ उस किताब में से आपको उतना ज्ञान ना मिल पाए, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। उसमें छोटी छोटी बातें लिखी हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों के बहुत गहरे अर्थ हैं। हां, यह बात भी सच्चाई है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो कैसे? जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसमें कोई टॉपिक आ जाएगा जो 2 लाइन में हाईलाइट करके छोड़ दिया है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गूगल एंड सर्च कि इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस टॉपिक का हमारे करंट कंटेम्परेरी इशू से कोई कनेक्शन है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, उसमें अगर आपने थोड़ा सा एक सेक्शन देख लिया, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते खुद ही आपके मन में यह सवाल आ जाना चाहिए था कि एक काम करता हूं, मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि वो कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने उस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ाई लड़ी थी। तो चलो मैं उनके बारे में गूगल पे सर्च करता हूं। हो सकता है एनसीईआरटी में सारा कवरेज आपको ना मिले, लेकिन वो आपको सोचना सिखा देगी कि क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको उन लोग सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, क्या ये ज़रूरी थी, ये क्यों हुई, इनके क्या क्या कारण थे, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। और हमें तो सक्सेस 100 साल बाद 1947 में मिली, तो हम लोग इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। हम इतिहास इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि हमने जो गलतियां की हैं उसे ना दोहराएं, इतिहास से हम सीखें। यह किताब आपको सिखाएगी कि हमने इतिहास में क्या क्या गलतियां की थी, हमने क्या क्या अच्छी चीजें की थी, ताकि हम उसमें से अच्छी चीजों को ले लें और बुरी चीजों को छोड़ दें। सो whenever you guys will read this NCERT, it may or may not give you sufficient knowledge। उसके लिए तो आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे गूगल के थ्रू, चाहे रेफरेंस बुक्स के थ्रू, चाहे कोचिंग अकेडमीज के नोट्स के थ्रू, चाहे आपके गुरु के साथ डिस्कस करके, उनके लेक्चर्स देखकर। लेकिन एनसीईआरटी पढ़कर आप ये समझ जाएंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर सोचता कैसे है, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। एक सही, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सही दिशा में सोच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आपकी सोच सही दिशा में नहीं है तो जब आप आंसर्स भी लिखेंगे ना, तो उसमें वो दम ही नहीं होगी, वो बात ही नहीं होगी उन आंसर्स में। आप ना बचकानी रोड में घूमते हुए लोग भी बातें करते हैं कि साइक्लोन के बारे में या
पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन जब आप एक बात करेंगे उसमें एक ब्यूरोक्रेसी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटीज रीड की हैं। अब ये बात करते हैं कि एनसीईआरटीज कैसे पढ़ी जाती हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ने के भी कई तरीके हैं। एक जो कंप्लीट बिगिनर है, जो इस वीडियो को देख रहा है और जस्ट अभी अभी अपनी तैयारी शुरू करेगा, उसके लिए एक अलग अप्रोच है। अगर आप इस तैयारी में उतर गए हैं तो एनसीईआरटी की एक अलग अप्रोच है। मैं दोनों ही अप्रोच बताता हूं। जो कंप्लीट बिगिनर है, जिसको अगर मैं यहां आज अगर अपने बगल में खड़ा कर दूं और मैं उससे ये पूछूं कि ओशियन और सी में क्या फर्क है, महासागर और सागर में क्या फर्क है, या फिर सपोज मान लीजिए कि मैं उससे और बिल्कुल बेसिक सा सवाल पूछूं कि एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, फंडामेंटल राइट के बारे में कभी तुमने सुना है? अगर उसको ये सारी बातें नहीं पता, तो ऐसे स्टूडेंट को जो बिल्कुल जिसके अभी बेसिक्स पर काम करने की जरूरत है, उसको क्लास वाइज एनसीईआरटीज पढ़नी है। पहले 6th की, फिर 7th की, ऐसे करते करते वो 12th तक जाएगा। लेकिन आप में से जो लोग जो थोड़ा बहुत अपना फाउंडेशन मजबूत कर चुके हैं और अब आप लोग सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहे हैं, तब आपकी अप्रोच अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए तब आप लोगों को इसको क्लास वाइज नहीं पढ़ना है, तब आप लोगों को इसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो हिस्ट्री भी आप लोगों को 6th से 12th लाइन से नहीं पढ़नी है। अगर सपोज आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले क्लास 6th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, फिर क्लास 12th का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है तो क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर क्लास 12th का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर क्लास 12th का पार्ट 3 पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले 9th पढ़ेंगे, फिर 10th, फिर 11th। और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, भूगोल की बात करूं, अब ज्योग्राफी भी आप लोगों को मालूम होगा कि वो भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी इज वन सेक्शन, इंडियन ज्योग्राफी इज अनदर सेक्शन, वर्ल्ड ज्योग्राफी इज अनदर सेक्शन। तो हमारी जो क्लास 6, 7th की एनसीईआरटी है और 11th की एक एनसीईआरटी है, ये तीनों को कंबाइन करके फिजिकल ज्योग्राफी बनता है। तब आपको 6th से 7th, 8th, 9th, 10th करके ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब आप पहले 6th पढ़ेंगे, 7th पढ़ेंगे और फिर क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसी तरह से फिर मान लीजिए आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो थोड़ा सा एक सेक्शन 8th का आता है, फिर आप 9th, 10th पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसमें इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन है। फिर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी की हायर क्लास की बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से कई लोग ये सोचते होंगे कि सर ये एनसीईआरटी पढ़ तो ली है लेकिन हमें ऐसा फील ही नहीं होता है कि उसका कोई आउटपुट मिल रहा है। हमको एनसीईआरटी पढ़ के ऐसा लगता है कि कुछ आधा इधर घुसा है, आधा बाहर निकल गया है, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। तो कैसे इसको, मतलब व्हाट शुड बी द अप्रोच नाउ? तो ये जो मैंने आपको 2 अप्रोच बताई कि एक क्लास वाइज जो बिल्कुल बिगिनर है और सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। अब इसके बाद हम बात करते हैं और डिटेल में जाके कि अब पढ़ना कैसे है। ये तो बाहर से बात हो गई है। किसी भी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते वक्त उसकी 3 रीडिंग लगेंगी। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आप कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, तो भी 3 रीडिंग इस किताब की लगेंगी। पहली रीडिंग में आप उस बुक को एक जैसे नॉवल पढ़ते हैं बैठ के, आप एक रीडिंग लीजिए। समझ में आया नहीं आया बस रीडिंग लेते जाइए। बहुत फास्ट भी रीड मत कीजिए कि 1 घंटे में ही पूरी बुक पढ़ ली। हाँ, 6th क्लास की शायद आप पढ़ भी लेंगे 1 घंटे में, लेकिन आराम से एक लाइन को पढ़िए। कुछ समझ में आए ठीक, नहीं समझ में आए अंडरलाइन करना हो नहीं करना हो, एक रीडिंग तो ऐसी हो गई आपकी। तो अब क्या हुआ ना, अब एक धुंधली सी एक फॉगी मिस्ट टाइप की एक पिक्चर जनरेट हो गई है। अभी बेस अभी भी ढीला है, समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है। अब जब सेकेंड बार आप पढ़ेंगे, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 को भी आप लोग बहुत आराम से पढ़ें। और जहां पर भी कीवर्ड्स आते हैं, कोई टेक्निकल टर्म्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 6th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्ड आता है मैन्यूस्क्रिप्ट, उसमें वर्ड आता है इंस्क्रिप्शन, तो इमीडिएटली उसको अंडरलाइन करें
इमीडिएटली उसके बारे में गूगल में सर्च करें, उसको समझें कि आखिर ये है क्या। जब तक आपको एक सेक्शन, किसी भी एक चैप्टर का एक पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, आप लोग दूसरे पैराग्राफ पे नहीं जाएंगे, चाहे उसमें आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। लेकिन जब तक आप लोगों को वो सेक्शन नहीं क्लियर होगा, आप उस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे। और चलिए ये प्रोसेस फॉलो करते करते मान लीजिए कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कई बच्चे मुझसे कई बार बोलते रहते हैं, सर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराइए, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराइए। मैं आप लोगों को, चलिए आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं इसी में अभी सॉल्व कर देता हूं। जब आप लोग एनसीईआरटी का एक वीडियो एनसीईआरटी को एक रीड कर लेंगे, उसके इमीडिएटली बाद आप लोग उसके पीछे जो एक्सरसाइज होती है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करिए। आप लोग को लग रहा होगा अरे ये एनसीईआरटी कौन, ये तो स्कूल के बच्चे सॉल्व करते हैं। हम, बिलीव मी गाइस, सॉल्व कीजिए। इसका क्यों मैं बोल रहा हूं आपको एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हमें ऐसा लग रहा है कि हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया और हमें समझ में आ गया है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को रीड करेंगे, तब आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं भाई, मैं तो कुछ अलग ही तरह से सोच के पढ़ रहा था और इसने तो बिल्कुल घुमा ही दिया सवाल को। तो जो एनसीईआरटी के पीछे के जो सवाल हैं, उसी सोच से हमको पढ़नी थी एनसीईआरटी। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, हो सकता है आपको पहली बार में क्वेश्चन देख के डर लगने लग जाए। डरने की जरूरत नहीं है, दोबारा रीडिंग लगे दोबारा पढ़ लीजिए उस चैप्टर को, तीसरी बार रीडिंग लगे तीसरी बार रीडिंग कर लीजिए। तो जो 3 रीडिंग है, उसकी पहली रीडिंग फास्ट होती है, दूसरी रीडिंग में जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है, और तीसरी रीडिंग भी एक फास्ट ओवरव्यू की रिवीजन की रीडिंग होती है। आप देखेंगे पहली फास्ट रीडिंग और थर्ड फास्ट रीडिंग में जमीन आसमान का अंतर होगा। आप लोग का सोचने का तरीका बदल चुका होगा, और इसके पीछे के क्वेश्चंस, हर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें आप अच्छा आंसर लिखें, बेकार आंसर लिखें, फिर आप गूगल वगैरह से कुछ उनके आंसर्स भी सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है गूगल वगैरह पे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, मैं लिख क्या रहा था। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और चीज़ भी आती है, एनसीईआरटीज में कई कार्टून्स बनी होती हैं, 2 लोग की आपस में, जैसे बोझो पहेली आपस में बातें कर रहे हैं, हिस्ट्री की बुक्स में। आप लोग बोलते हैं कार्टून कौन पढ़ेगा, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बीच का क्रक्स नहीं। एनसीईआरटी को एंड टू एंड, हर एनसीईआरटी के प्रियम्बल को भी पढ़ना है आपको, ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक का गत्ता खोलते हैं तो प्रियम्बल लिखा होता है, उस प्रियम्बल को भी पढ़ना है। वो प्रियम्बल भी आप लोगों के काम आएगा। वो अभी आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन उस एनसीईआरटी को आपको कवर टू कवर पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने हैं। और एक बात, मार्केट में कई ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की बुक्स आती हैं। जैसे एक आई नो वन बुक, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, रेड एंड वाइट बुक एमसीक्यू नाम से। उस बुक में आप लोग जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसके बाद आप लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो एनसीईआरटी अप्रोच के हों, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, बिलीव मी गाइस, ये जो एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन बनेगा आपका, वो बहुत हेल्प करेगा। एक छोटा सा और एग्जांपल आप लोगों को देखता हूं मैंने क्लास 6th पॉलिटी पर एक वीडियो सीरीज बनाई थी, बहुत लोगों ने तो देखी नहीं, 6th क्लास कौन पढ़ता है। उसमें मैंने स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइसिस की बात की थी। लेकिन आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जो कोर कट्टर कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, वो बीजेपी सपोर्टर्स को अंधभक्त समझ रहे हैं, जो बीजेपी वाले वो कांग्रेस वाले को बेवकूफ समझ रहे हैं। अब हमारे देश में ना लोग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। अब मुझे पता है अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज वाले डिफेंड करने आ जाएंगे, बट इस तरह से देश नहीं चलता है। हम
हमें किसी ने ये हक नहीं दिया कि हम दूसरे को जज करें बिना पूरी सिचुएशन को जाने। और जब आप क्लास 6 से पॉलिटी को पढ़ना शुरू करते हैं, और पॉलिटी में तो मैं स्पेशली आप लोगों को ये बता ही देता हूं कि आप लक्ष्मीकांत ना छुएं जब तक आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है। बिलीव मी गाइस, लक्ष्मीकांत में आपको नॉलेज बहुत मिल जाएगी, लेकिन रियल में जो ये गवर्नेंस है, ये जो सिस्टम काम कैसे करता है, आप 6-7 की जब एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे, रियल लाइफ समस्याएं बताई गई हैं, उसमें उनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। आपको अगर एक आईएएस की तरह सोचना है तो वो सोच पहले डेवलप करनी पड़ेगी। वो लक्ष्मीकांत वो सोच डेवलप कर ही नहीं सकती। आई एम गिविंग एन ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। वो सोच एनसीईआरटी डेवलप करेगी। अब जहां तक बात इकोनॉमिक्स की है तो वो तो आप क्लास वाइज ही पढ़ सकते हैं, 9th 10th 11th 12th, सो दैट वे यू गाइस कैन गो फॉर इट। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कई लोगों ने इसको फॉरवर्ड करके देखा होगा, सोचने के लिए क्या बकवास कर रहे थे, तो शायद वो नहीं समझ पाए ये जो पूरी कहानी मैंने समझाई है। लेकिन अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।